स्वस्थ जीवन कार्यक्रम के सभी दर्शकों को अश्विनी कुमार का नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। युवाओं में आजकल कुछ बढ़ता हुआ आक्रोश है, कहीं वो मनोरोग की ओर तो नहीं लेके जा रहा युवाओं को। पीछे जैसे आपने मीडिया में देखा भी होगा कि चंडीगढ़ में ही एक टीचर के ऊपर हमला किया गया एक स्टूडेंट द्वारा। तो ये सब क्या है, किस तरह की ये अवस्था आती है एक मनुष्य के जीवन में या किशोरों के जीवन में, तो इसी चर्चा के लिए हमने आज स्टूडियो में बुलवाया है डॉक्टर अखिलेश शर्मा को, जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं पीजीआई चंडीगढ़ में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो बढ़ता हुआ जो आक्रोश है बच्चों में या युवाओं में, उसके क्या कारण हैं डॉक्टर अखिलेश? देखिए कि जो आज आपने जो विषय चुना है आक्रोश का किशोर और युवा लोगों के अंदर, उसके अंदर पहले तो मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और थोड़ा सा उसकी बारे में बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो आक्रोश है, जिसे अंग्रेजी भाषा में अग्रेशन बोलते हैं, वो कई प्रकार का हो सकता है। कई बार वो बहुत प्लान्ड वे में हो सकता है किसी कार्य की पूर्ति के लिए, जिसे किशोर भी कर सकते हैं, जो बड़े लोग भी करते हैं, मैच्योर लोग भी, और उसका एक उद्देश्य होता है। दूसरा जो कि समझदारी से किया जाता है। दूसरा होता है कि एक इम्पल्सिव एग्रेशन, कि आपको उसके परिणाम का पता नहीं है, अचानक से आप वो परिस्थितिवश वो कर बैठे। एक इसको समझने का दूसरा तरीका है कि ओवर्ट और कोवर्ट, कि एक ऐसा एग्रेशन है जो सबको दिख रहा है कि भाई ये आक्रामकता को प्रदर्शित कर रहा है, दर्शा रहा है, चाहे वो भाषाई तरीके से भी करने का एक तरीका है, गाली गलौज करके, ऊंचा बोल के, धमका करके, और शारीरिक रूप से आक्रमण करके, मार पिटाई करके, और दोनों का एक मिश्रण भी हो सकता है। दूसरा होता है कोवर्ट, कि सामने वाले को पता ना चले पर हम उसको एग्रेशन शो कर रहे हो। जो भी आजकल सरप्राइजिंगली जो पहले बड़ों में होता था, वो अब बच्चों में, किशोरों में तो काफ़ी कॉमन हो गया, और बल्कि छोटे बच्चे भी उसको दर्शाने लगे हैं। जैसे कि सोशल आइसोलेशन कर देना, अपने ग्रुप से किसी बच्चे को आइसोलेट कर देना, आक्रामकता को कोवर्टली दर्शा के, या उसके बारे में कोई जाने अनजाने में या कोई अफवाह फैला देना, गॉसिप फैला देना, जी ये तो ऐसा है वैसा है। और अब इसको दोनों तरीके से किया जा सकता है, अपने आम माहौल में, क्लास में, घर में, आस पड़ोस के बच्चों के खेलने के ग्रुप में, परिवारों में, या फिर उसको जो है आजकल ये सोशल मीडिया के माध्यम से भी किया जा सकता है। बच्चे बड़े प्रभावित होते हैं कि मेरे को इन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं रखा, क्लास के इस ग्रुप ने, या जो भी एक वो ग्रुप्स बने होते हैं, सोसाइटीज़ या क्या क्या बनी होती हैं फेसबुक्स पे और इन पे, उससे कर दिया। तो ये एक तो ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। दूसरा, आपने पूछा इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए साहब, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जो आक्रामकता है वो हमारे जो विकास होता है किसी भी बच्चे का, और स्पेशली किशोरावस्था में, हम सभी लोग जानते हैं, आम जन, माता पिता स्पेशली, वो जानते हैं जी बच्चा बड़ा होने लग गया। अब ये थोड़ा सा आप देखते हैं, जब बच्चे 13-14 वर्ष के होने लगते हैं, लड़के, जब उनकी आवाज़ में थोड़ा बदलाव आने लगता है, हाइट बढ़ने लगती है, तो वो क्रोध थोड़ा सा दिखाने लगते हैं। मम्मी पापा जो भी हमें उन्हें जो भी हम चीज़ रोकते हैं कहने को, तो उस पर अपना फिजिकली या जेस्चर वाइज या वो एक कई बार आक्रोश दिखाते हैं। तो वो एक डेवलपमेंटली आता है, पर वो समय के साथ साथ अगर माहौल सही मिले और उसको सही दिशा मिले और उसकी ऊर्जाएं सही दिशा में चैनलाइज हों, तो वो कम हो जाता है और वो कोई समस्या का रूप नहीं लेता है। ऐसे ही जो देखा गया है कि कई बार इस तरह के लोग अपनी चीज़ों को पॉजिटिवली कैसे चैनलाइज कर लेते हैं कि वो स्पोर्ट्स में चले गए, ऐसे स्पोर्ट्स में चले गए जहां आक्रामकता जरूरी है, जैसे आप फुटबॉल देखते हैं, ठीक है, जैसे इवन क्रिकेट में भी देखते हैं, कोई फास्ट बॉलर बन गया या बड़े एग्रेसिव क्रिकेटर्स होते हैं, कोई आर्मी में गया, किसी ने ऐसे टफ स्पोर्ट्स लिए या जॉब्स ली जो कि डेयरिंग है। तो जो रिस्क फैक्टर हैं उनमें क्या है कि पहला है अनुवांशिकी, हेरिडिटी। ये रिसर्च में देखा गया है कि हेरिडिटिकली कुछ परिवारों के अंदर आक्रामकता होती है जी, परंतु वो जब ही आपको ज़्यादा नज़र आएगी, फैलेगी, जब माकूल माहौल मिले। एक बीज के अंदर गुण तो हो सकता है, पर यदि उसे खाद, पानी, हवा वैसी नहीं मिली तो वो अपना पौधा या वो फल पैदा नहीं कर पाएगा। डॉक्टर अखिलेश, आपने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण
चैनलाइजेशन शब्द का प्रयोग किया। अभिभावकों को कैसे पता चले कि चैनलाइजेशन सही करे अगर पॉजिटिव किसी में एग्रेशन है? तो जैसे आपने कहा आर्मी में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं या स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, तो उसमें अभिभावकों का क्या रोल हो जाता है? देखिए, उसमें ये होता है, हम कई बार देखते हैं स्पेशली लड़कों के अंदर जी। कई लड़के आम घरों के अंदर या स्कूल में टीचर कहते हैं जी हम तो थक गए, इसके अंदर एक मोटर सी ऐसी लगी हुई है जैसे मोटर लगी हुई है। हाँ, ये तो बिल्कुल भी जो है टिक के ही नहीं बैठता है, और मम्मी थक के जाती हैं टीचर्स भी, पर ये नहीं सो रहा है, थक ही नहीं रहा है। तो उन बच्चों के अंदर ऊर्जाएं काफ़ी होती हैं, उनके अंदर एक्टिविटी लेवल्स ज़्यादा होते हैं, अगर वो पर स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर रहे होते हैं तो उनको अध्यापक गण ही या बाई डिफ़ॉल्ट ही वो उस तरफ भी आ जाते हैं। और आजकल के अभिभावकों का काम है कि मान लो वो उस वजह से थोड़ा पढ़ाई में उतना अपेक्षाकृत अच्छा नहीं कर पा रहे जो आज के समाज में बहुत अपेक्षा है, तो वो उनको खेलों में डाले, स्पोर्ट्स में डाले, जिसमें अध्यापक गण भी पेरेंट टीचर मीटिंग में उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो माँ बाप का ये है कि ऐसे बच्चों को पढ़ाई के लिए उस हद तक ना प्रेशराइज करें जो आज के ज़माने में एक हमने बड़ी ऊंचा जो मानदंड रख दिया है कि भाई सभी को बहुत ही ज़्यादा नंबर लाना है, सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम पास करने, बल्कि उनकी ऊर्जाओं को ऐसे भी चैनल कराते हैं। माँ बाप कहते हैं, आपने आम देखा होगा जी, बच्चों को थकाओ, ये अब जवान हो रहे हैं, इनका थकना जरूरी है, नहीं सोएंगे नहीं, ये छेड़खानी करेंगे, इनको थकाओ साहब, साइकिल चलाने मम्मियाँ भेजती हैं, क्योंकि अब उस तरह का तो सामाजिक ढांचा रहा नहीं कि खेल रहे हैं लोग। भाई आप चंडीगढ़ में विशेषकर, भाई आप साइकिलिंग कराओ जी, आपको ये मैंने ज्वाइन करा दिया है क्रिकेट का ट्रेनिंग एकेडमी जिसे बोलते हैं ट्राई सिटी में, तो वो एक है। और दूसरा जो पहले आपने मेरे से पूछा था, तो एक तो अनुवांशिकी कारण है, दूसरे जो कारण हैं वो हैं एनवायरमेंटल। उनमें सबसे बड़ा है परिवार, परिवार से शुरुआत होती है। और बच्चों के अंदर दो चीज़ें होती हैं, वो बड़ों को व्यवहार करता हुआ देख के अपने घर में और आसपास सीखते हैं, जिसे वैज्ञानिक भी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बोलते हैं सोशल लर्निंग। उसकी बड़ी थ्योरीज हैं, उसके प्रूफ हैं कि अगर पापा डर रहे हैं कुत्ते को देख के तो बच्चा भी डरेगा, पर यदि वो घर में आक्रामकता दिखा रहे हैं, स्पेशली मम्मी पापा लड़ रहे हैं या इस तरह का आक्रामकता भाषाई तौर पे या मार पिटाई से या दोनों, तो उनको देख के बच्चा सीखता है कि भाई शायद यही तरीका है अपनी बात मनवाने का, करने का। तो ऑब्जर्वेशन से ऐसे ही वो स्कूल में भी ऐसे सीख सकता है, दूसरे बच्चों से, अध्यापकों से, आसपास के समाज में दूसरे बच्चों से। और एक वो सीख सकता है वातावरण में स्क्रिप्टिंग से। सर स्क्रिप्टिंग का क्या अर्थ है? जैसे आपका जो ये अपना माध्यम है और इसी तरह के बहुत से सोशल मीडिया माध्यम हैं, टीवी हैं, बहुत सारे वीडियो गेम हैं, गैजेट्स हैं, तो आप देखो सब में कोई ऐसा कंस्ट्रक्टिव गेम नहीं है कि वो कोई जाके किसी को बचा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, सब में बड़ी मार धाड़ सी लगी हुई है। तो बच्चों के मन में जो उनका ब्रेन एडोलेसेंस में भी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं और शुरू से, तो वो इन चीज़ों को पकड़ लेता है, उन स्क्रिप्ट्स को, और वो इसी तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो इसलिए परिवार का वातावरण और माहौल ऑब्जर्वेशन जरूर। फिर जो निकटता का आपका माहौल है, ये देखा गया है कि जो लोग मतलब स्लम्स में या ऐसे माहौल में जहाँ शराब और दंगा फसाद और इस तरह के अपराध ज़्यादा हैं, तो वो इन चीज़ों को पकड़ते हैं। जी डॉक्टर अखिलेश, जैसे आपने परिवार के बारे में बात की, तो चंडीगढ़ एक अग्रणी संस्थान है जिसमें रिसर्च होती रहती है आए समय, तो क्या कभी इस तरह की रिसर्च भी सामने आई कि न्यूक्लियर जैसे फैमिलीज़ बढ़ गई हैं, पहले जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी, तो जो बच्चों का एग्रेशन है या उनके सवालात हैं, जो उनका जवाब देने के लिए बहुत बुज़ुर्ग होते थे, उनकी जो शंकाएं होती थी उनका समाधान हो जाता था, परंतु न्यूक्लियर फैमिलीज़ में ये बातें उनको खुलकर नहीं कोई भी मिलता कि बात किस तरह से करें, बड़े लोग नहीं, बुज़ुर्ग नहीं मिलते, एक्सपीरियंस्ड लोग कम होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली होती है, माँ बाप जॉब पे चले जाते हैं, वो अकेला रहता है, गेम्स खेलता रहता है, तो कहीं ये कारण तो नहीं आ रहा है सामने? देखिए, मैं आपको कुछ छोटे उदाहरण देता हूँ। जैसे कि हमने कुछ रिसर्च की है कि जिन बच्चों के माता पिता को कोई बड़ा मनोरोग हो, उन बच्चों को हमने देखा है और हमने उनको उन माँ बाप के बच्चों के साथ कंपेयर किया है जो हेल्दी थे। तो उसमें हमने देखा है कि जिन बच्चों के माँ बाप को मनोरोग था, ऑब्वियसली उसका एक लक्षण एग्रेशन भी होता है, और बच्चे भी अपनी ग्रोथ के दौरान उसको देखते हैं, घर का माहौल थोड़ा खराब हो जाता है, तो वो आम घरों के मुकाबले उन बच्चों के अंदर भी एग्रेशन या इस तरह की बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बाई ऑब्जर्वेशन एंड बाई एक्सपीरियंस ज़्यादा आती हैं। परंतु
जो आपने दूसरा सवाल उठाया कि परिवार संयुक्त है, ढांचा है, या कोई दूसरा बड़ा बुजुर्ग ध्यान देने वाला है कि नहीं, पर अगर हम हमारे उन बीमार माँ बाप के बच्चों को जब विदेशों के बीमार माँ बाप के बच्चों से कंपेयर करते हैं, जहाँ पे कंपेरेटिवली कोई भी दूसरा केयर गिवर नहीं होता, इवन माँ बाप भी अलग हो जाते हैं, तो उनके मुकाबले हमारे बच्चों में कम है। तो जो आपने बात कही है वो 100% सही मुझे जान पड़ती है कि जहाँ पे कोई भी होल्डिंग हैंड होता है परिवार में, रिस्क के बावजूद, रिस्की एनवायरनमेंट के बावजूद, अगर प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हों तो बच्चों में ये चीज़ें कम आती हैं। ऐसा हमने भी 2-3 अध्ययन किए जी। और किशोरों में जैसे कि डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा मामले आजकल देखे जाते हैं, और इसके क्या कारण हैं, और क्या जो डिप्रेशन वाली बात है, अवसाद वाली जो बात है, तो अवसाद क्या इस कारण से तो नहीं लोगों के बीच में बढ़ने के कारण है कि एक दूसरे को देखा देखी भी, एंडोर्समेंट भी बहुत हो गई है सेलिब्रिटीज़ द्वारा, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर लोग बताते हैं कि मेरे को अवसाद था, मैं उसमें से निकल कर आ गया, ये एक नॉर्मल चीज़ है। तो कहीं एक दूसरे को देखने की, इमिटेशन की कोई प्रवृत्ति तो नहीं है कहीं? देखिए, ये नहीं है, इमिटेशन की प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि मेरे को लगता है कि जब कोई समाज के जो प्रखर लोग हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि मनोरोगों का स्टिग्मा और हाइडिंग ज़्यादा है, तो जब वो लोग खुल के सामने आते हैं कि भाई हमने हेल्प सीख की, तो उससे समाज में एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कि भाई आप इसे दबाओ मत, छुपाओ मत, इसके लिए भी हेल्प सीख करो। परंतु जो आपका जो आज का विस्तृत चर्चा का जो विषय, उसके संदर्भ में मैं डिप्रेशन को जोड़ता हूँ। किशोरों में क्या होता है और बच्चों में, कई बार वो बच्चे किसी एडवर्सिटी से गुजर रहे होते हैं, वो अक्सर खुद किसी एग्रेशन का शिकार होते हैं, वायलेंस का, बुलिंग का, घर में, स्कूल में, पड़ोस में, और वो लंबे समय तक चलता रहे, ब्रेक पॉइंट आ जाए तो वो टूट जाते हैं। तो वो भी कई बार उनके व्यवहार में मम्मी पापा के तो बिल्कुल अच्छा बच्चा था, ये एग्रेशन कर रहा है, ऐसे कर रहा है और कर रहा है, तो बच्चों में बड़ों की तरह डिप्रेशन नहीं दिखता है कि वो कहें जी हम तो उदास हैं, ऐसा है। वो एग्रेशन के रूप में उनकी डिप्रेशन प्रेजेंट कर सकता है। आप समझ रहे हैं? किसी को भी अवसाद का रोग, डिप्रेशन हुआ, तो एक तो जो पीड़ित है वो उसको अनुभव करेगा, उसका खुद का एक्सपीरियंस है, दूसरा एक्सप्रेशन है। तो उसका जो एक्सप्रेशन है किशोर और बच्चों में अवसाद का, डिप्रेशन का, वो एग्रेशन के रूप में हो सकता है, और वो बच्चे खुद से बुलिंग के और एग्रेशन के शिकार ज़्यादा हुए होते हैं। तो जो हम देखते हैं हमारी डॉक्टरी में, अस्पतालों में, क्लिनिक्स में, हम उन बच्चों को ज़्यादा देखते हैं जो बेचारे खुद एग्रेशन का शिकार होके, विभिन्न प्रकार के एग्रेशन का, बड़े एग्रेशन का या ओवर द टाइम लॉन्ग एग्रेशन का होके, खुद किसी उसकी वजह से पीड़ित होके किसी प्रकार की मानसिक समस्या के साथ आए हैं। और समाज उस चीज़ को ज़्यादा भोगता है, देखता है, जो लोग खुद एग्रेशन कर रहे हैं किसी भी स्तर का। और अवसाद से अगर ग्रसित हो कोई किशोर या बच्चा, तो उनके जो अभिभावक हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनकी विशेष तौर पर जानकारी रखनी चाहिए? देखिए, किशोरों के अंदर और युवाओं के अंदर रेड फ्लैग्स ये हैं जिनके बारे में सतर्क हो जाना चाहिए कि भाई कुछ गड़बड़ हो सकती है। कि कई बार बच्चे नशे की तरफ जाते हैं, तो नशे का अवसाद से एक ऐसा रिश्ता है जैसे सिक्के के दो पहलू। नशा जो करना शुरू कर दिया किसी ने, वो अवसाद का शिकार हो सकता है। अवसाद के लक्षणों को दबाने के लिए, पार्ट टाइम रिलीफ के लिए भी बच्चा नशा कर सकता है, और बाद में पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि किससे क्या हो रहा है। तो एक तो वो एक रेड फ्लैग है। दूसरा, अगर बच्चों की एकेडमिक या जो भी वो काम कर रहे थे उसमें डिक्लाइन आने लग जाए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ चल रही है। अवसाद एक मुख्य कारण हो सकता है। तीसरा, बच्चों के नींद के अंदर परिवर्तन आ जाए। वैसे किशोर अवस्था में क्या होता है, बच्चे थोड़ा लेट सोने लगते हैं और लेट उठते हैं, पर अगर बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आ जाए उनके नींद में, भूख में, खाने में, और अगर वो कुछ इस तरह की चीज़ें करने लग जाएं, जैसे दूसरों के प्रति एग्रेशन शो करना, या खुद के प्रति एग्रेशन शो करना, खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए, जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, आप समझ रहे हैं, तो बिल्कुल आपको सतर्क हो जाना चाहिए। और एग्रेशन की विशेषता आज बात हो रही है, और एग्रेशन अगर बढ़ जाए किसी बच्चे में, किशोर में, तो उसको किस तरह की सहायता लेनी चाहिए चिकित्सक से? देखिए, सबसे पहले तो ये पहचानना माँ बाप के द्वारा ज़रूरी है कि ये उसकी मूल प्रकृति का हिस्सा नहीं है और बहुत बढ़ गया है। और अगर मूल प्रकृति का हिस्सा है तो भी हेल्प लेनी चाहिए। उसमें उन्हें उनके स्कूल टीचर से, काउंसलर से और मित्रों से भी बात करनी चाहिए, दोस्तों से, कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है,
ताकि उनके पास उनको जानकारी मिलती है और कई बार माँ बाप उस चीज़ को अपने स्तर पे और अध्यापकों की मदद से सुलझा लेते हैं कि भाई किसी को कोई बच्चा तंग कर रहा है या पढ़ाई का और इस चीज़ का वो प्रेशर बहुत मान रहा है बच्चा और वो एग्रेशन के रूप में शो कर रहा है, या स्कूल चेंज हो गया या घर में भी कोई ऐसा तनाव चल रहा है, आप समझ रहे हैं, तो वो हल हो जाते हैं। परंतु यदि उनके पता चलने के बाद भी इस तरह का लगे कि भाई वो चीज़ हल नहीं हो रही है या वो दूसरों के लिए बड़ा खतरा बन रहा है खुद के लिए, तो आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से, और जो आजकल तो चाइल्ड साइकेट्रिस्ट भी होते हैं, हमारे हिंदुस्तान में भी हैं और वो सब ट्रेनिंग चल रही है, तो उनसे वो हेल्प लें। तो एग्रेशन क्या है, एक बड़ा एक सिम्टम है। जिस प्रकार दर्द, शारीरिक बीमारियों में दर्द, अब दर्द आपको सिर दर्द में ट्यूमर से भी हो सकता है, मेनिंजाइटिस से भी हो सकता है, पेट में कैंसर से भी दर्द हो सकता है, गैस एसिडिटी से भी हो सकता है। उस तरह एग्रेशन एक सिम्टम है जो कि फिर अनेक प्रकार के मनोरोगों में पाया जा सकता है, पर किशोरों में मुख्यतः वो डिप्रेशन का हो सकता है लक्षण, उसको बड़े मनोरोग स्किज़ोफ्रीनिया या बाइपोलर मूड डिसऑर्डर का हो सकता है, उसको ADHD वगैरह हो, वो बच्चे एग्रेशन शो कर सकते हैं, किन्हीं को और डेवलपमेंटल इश्यूज हो वो कर सकते हैं। कई बच्चे जिनको सिर पे चोट लगी होती है बचपन में, या जिनको तरह तरह की छोटी छोटी इंजरीज भी बार बार लगी होती हैं, वो भी एग्रेशन ज़्यादा शो करते हैं। और मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ कि ऐसे भी अध्ययन देखे गए हैं कि जिन बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, जो पानी कम पी रहे हैं, अब मान लो कहीं पे बहुत प्रदूषण है, शोर है, नींद नहीं आ रही, तो अचानक से बच्चा इंपल्सिवली या इन वातावरण के फैक्टर से भी परेशान होकर इंपल्सिव हो सकता है। आप किस प्रकार का भोजन खा रहे हैं, आप कितना फल ले रहे हैं, आप नींद प्रॉपर ले रहे हैं कि नहीं, आप ज़्यादा स्क्रीन तो नहीं देख रहे इस तरह का वायलेंट हो रही है, और आप अगर फिजिकल एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, होम बाउंड हैं, ये सब बड़े रिस्क फैक्टर सब प्रूव हो गए हैं बड़े बड़े देशों के अंदर, बड़ी बड़ी स्टडीज़ में, कि जी ये एग्रेशन के रिस्क फैक्टर्स हैं। जी, स्क्रीन की आपने बात की। स्क्रीन टाइम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आजकल गैजेट्स का जो उपयोग है बढ़ता ही जा रहा है। तो ये जो स्क्रीन टाइम है, जैसे कई अभिभावक कहते हैं कि बच्चे का हमने जब फ़ोन वापस लिया तो वो एग्रेसिव हो गया, तो ये इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसके ऊपर मैं यही कहना चाहूँगा कि स्क्रीन का, जैसा कि अब सबको पता है कि ना कि सिर्फ नशों की लत लगती है, लोगों को ताश खेलने की और चीज़ों की भी लत लगती है, कुछ गेम जो सट्टा खेलने की भी लत लगती है, गेमिंग की भी बच्चों को आपने देखा ना, प्ले स्टेशन होते हैं, उसी प्रकार स्क्रीन को भी अब ये मान लिया गया है कि प्रॉब्लमेटिक स्क्रीन यूज़ या स्क्रीन एडिक्शन नाम की एक चीज़ होती है जो हम सब महसूस कर गए हैं। जैसे कि उसके अंदर भी ऐसा ही होता है कि भाई जैसे किसी को सिगरेट सुबह उठते ही चाहिए, वो तुरंत मोबाइल देखेगा, उसको कंपल्सिवली चेक करेगा, नहीं मिला तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, नशा नहीं मिला। तो जब अभिभावक लेते हैं तो वो चिड़चिड़ा होता है, क्योंकि उसको जो उससे आनंद मिल रहा था या जो उसको लग रहा था, जो उसको फीडिंग हो रही थी, वो अब हो नहीं रही। पर उसका मतलब ये नहीं कि चिढ़ने के डर से हम उस चीज़ को कम ना करें। जी। तो वो हमें करना चाहिए। क्योंकि किस तरह से करना चाहिए डॉक्टर साहब? देखिए, ऐसा है कि आपको बच्चे को कुछ चाहिए, मैं बच्चों की और किशोरों की बात करूँगा मुख्य तौर पे। हमने बच्चों के पड़ोस, इस तरह की हमारी सामाजिक संरचना में बदलाव आ गया है कि दुर्भाग्यवश गांवों में, छोटे कस्बों में भी कहीं पे कोई सुरक्षित पार्क नहीं है बच्चों के लिए। कहाँ वो खेलने जाएं? आप 2 पीढ़ी पहले से हैं तो आप देखते कि आप कितना खुल के खेलते होंगे, जिस भी शहर में आप पले बड़े हैं, आपके मम्मी पापा कोई फिक्र नहीं है कि भाई गाड़ी के नीचे आ जाएगा, क्या होगा। परंतु अब वो एक फिक्र है। तो अब आप उनको खिलाने के लिए सुरक्षित जगहों पे, जो आजकल मुझे लगता है हर स्कूल का अपना एक प्लेग्राउंड मैंडेटरी है, तो भाई वहीं उनको शाम को छोड़ आएँ, स्कूलों में ही उनको खिलाया जाए। आप देखते हो ट्राई सिटी के अंदर पर्टिकुलरली, आप चंडीगढ़ में किसी पार्क में जाओ, मम्मियाँ और पापा शाम को खड़े होते हैं, कोई ना कोई एक अभिभावक या बड़ा बुजुर्ग, और बच्चे खेल रहे होते हैं उनकी निगरानी में, क्योंकि उनको पता है कि इनको स्क्रीन की जगह उस टाइम कोई ऐसी चीज़ जो उतना ही इनको आनंद दे और थकाए भी और ग्रोथ के लिए अच्छा हो। तो उनको वो चीज़ें अवेलेबल करानी जरूरी है, और साथ में रेस्ट्रिक्शन भी करना जरूरी है। तो जब वो अच्छी चीज़ें अवेलेबल होंगी, रेस्ट्रिक्शन होगा, तो ये चीज़ें कम हो जाती हैं। पर उसको कंसिस्टेंटली लागू करना जरूरी है। ये नहीं कि हमने कुछ दिन तो किया, फिर हमारा खुद का ही मोटिवेशन कम हो गया माता पिता का, तो चलो भाई आप ये देख लो। तो जो फैमिलियल फैक्टर्स थे, यानी कि जिन फैमिलीज के अंदर जो पेरेंटिंग है, वो आप डिसिप्लिनिंग तो कर रहे हैं हर चीज़ पे, पर बच्चे को जब आपकी ज़रूरत है प्यार दुलार की, टॉक की, हेल्प की, वो नहीं कर रहे हैं, तो वो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग है, जो कि गलत है। आपको डिसिप्लिनिंग भी करनी है, कंसिस्टेंटली करनी है, हर परिस्थिति में करनी है। उसको ये मैसेज ना जाए यहाँ ये वाला पेरेंट करता है, ये नहीं करता तो
क्या फ़र्क पड़ता है, और आपको ज़रूरत के समय उसको उपलब्ध भी होना है, तो वो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है, वो अच्छी है। बाकी तो कई तो बहुत ही ख़राब हो जाता है, कोई बिल्कुल ही नेग्लेक्टफुल हो जाते हैं, जिस केस में बच्चा बिल्कुल अनसुपरवाइज देख रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और फिर सिर्फ स्क्रीन ही नहीं, जो और साइट्स हैं, अजीब अजीब से गेम्स आ रहे हैं। जैसे अभी मेरा बच्चा ही मुझे बता रहा था कि पापा एक ऐसा गेम है जिसके अंदर बच्चों को वो चैलेंज देते हैं, सिलेंडर को ऑन कर दो, फायर गेम या क्या, और कई बच्चे एक्सपायर हो गए, जैसे ब्लू व्हेल चैलेंज आया था, हाँ जी, हाँ जी, जिनके दुष्परिणाम समाज देख चुका। तो इतना ज़्यादा डीप किस तरह से चला जाता है किशोर, एक में इन्वॉल्वमेंट किस तरह से हो जाती है, और अभिभावक को क्या ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि पीछे कुछ दिनों में इस तरह के सुसाइड के बहुत सारे केसेस हुए जिसमें गेम्स ने उनको डिराइव कर दिया सुसाइड की ओर। देखिए जी, कि सबसे जो मुझे आसान रास्ता लगता है कि एक तो पहली जागरूकता, जी जी, समाज के अंदर जागरूकता। दूसरा, प्रयत्न लाने का प्रयास परिवार के स्तर पे कि हम अपने बुजुर्गों को भी साथ रखें, क्योंकि प्रेशर है, माता पिता दोनों कमाने जाते हैं आर्थिक युग में, तो वो बच्चे का ध्यान रखेंगे, उससे बात करेंगे, उपलब्ध होंगे। हाँ जी, वो बच्चे के साथ एक क्वालिटी टाइम की स्पेंडिंग और उसकी बात को सुनना। दूसरा, बच्चों के अंदर कुछ जो हमारे हिंदुस्तान में ये एक बड़ा हो गया कि भाई पढ़ो, या फिर बिल्कुल वो नहीं पढ़ पाया तो स्क्रीन में चला जाएगा। आप दूसरी भी चीज़ें सोचो पढ़ाई के साथ साथ, कि जो पहले होता था भाई खेल भी जीवन का अमूल्य हिस्सा है, खेलों का स्वास्थ्य में क्या महत्व है, वो सब चीज़ों के आधार पे बच्चे को एक हॉबी और एक खेल की हॉबी, वो सब माँ बाप को अपने अपने रिसोर्सेज के हिसाब से डेवलप करानी चाहिए। इवन सरकारी स्कूलों में भी उनके बड़े, बहुत बड़े और अच्छे ग्राउंड है, प्राइवेट स्कूल से बड़े, और ये चीज़ें उपलब्ध हैं जिनके ऊपर हमें जोर देना चाहिए। और स्कूलों को भी इसको मैंडेटरी करना चाहिए कि कई बार प्राइवेट स्कूल जो हैं वो गेम्स पीरियड मिस कर देते हैं कि चलो एक्स्ट्रा क्लास लगेगा, पढ़ा नहीं जी, वो उससे भी महत्वपूर्ण है। वो उनका स्कूलों समय की मिस बात ना आपने करें। की है डॉक्टर साहब, मैंने आपको बीच में रोका। तो स्कूलों में जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो उसमें ये साइकोलॉजिस्ट का होना कितना महत्वपूर्ण होना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से अब आप देखते हैं कि हमारे यहाँ, जैसे मैं खुद मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, और हमारे जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो आप देखते हैं कि वहाँ से कोई ना कोई खबर कोटा से या वहाँ से आती है कि आए दिन की बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो अब वहाँ इस तरह के कोई प्रावधान नहीं है, और ये बात 100% है कि जब तक सरकार की तरफ से ऐसी पॉलिसी नहीं आती है और आपको बाध्यता और प्रेशर नहीं आता है, तब तक वो ये चीज़ नहीं करते हैं। जैसे स्कूलों के लिए भी मैंडेटरी नॉर्म्स आए कि भाई आपको मान्यता जब मिलेगी जब इतना बड़ा ग्राउंड इतनी स्ट्रेंथ पे होगा, वरना कई बार पहले एक बार ऐसी मशरूमिंग भी होने लगी थी छोटे कस्बों में प्राइवेट स्कूल्स की, जहाँ पे नहीं थी सुविधाएं, पानी की सुविधाएं, टॉयलेट्स की, ग्राउंड्स तो थे ही नहीं। तो एक मुझे लगता है कि ये एक तरीका है। दूसरे, माँ बाप की जागरूकता जरूरी है। देखो, ये सब चीज़ें घर से शुरू होती हैं। हम भी एक रोल मॉडल बन के दिखाएं कि भी माँ बाप भी सैर करने जाते हैं, वो भी बच्चे के साथ समय देते हैं, वो भी घर पे खेलते हैं। महंगे गेम्स की अलावा छोटे गेम्स, लूडो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, चेस भी बहुत इंटरेस्टिंग। घर में जो पुराने समय में गेम्स खेले वो हम कहाँ खेलते हैं अब, कहाँ साथ बैठ के खेलते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आज का हमारा विषय था कि आक्रामकता जो है बच्चों में या किशोरों में बढ़ती जा रही है, तो काफ़ी कारण आपने इसके बताए। फिर भी आक्रामकता पर किस तरह से एक रोक लगाई जा सकती है? कौन कौन से आप चलते चलते कौन से हमारे अभिभावक जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो उनको क्या बताना चाहेंगे आप? ये बहुत ही आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, और मैं आपका धन्यवादी हूँ कि आपने बीमारियों पे केंद्रित नहीं किया और आपने एक जनरल पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात पूछी है। और ये जवाब सभी के लिए है, अभिभावकों के लिए, समाज के लिए, सरकारों के लिए, कि आप प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और इस चीज़ का प्रिवेंशन ही किया जा सकता है। जब प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो नहीं। तो प्रिवेंशन में यही है कि बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट दे। सेफ है, क्योंकि एनवायरनमेंट का बड़ा रिस्क फैक्टर है, जेनेटिक्स को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। घर से ही शुरू करें, आसपास के माहौल से शुरू करें, स्कूलों से शुरू करें, एनवायरनमेंट सुरक्षित। दूसरा, उनको एक हॉबी वैसी गेम्स के अलावा, और एक गेम्स की हॉबी सबके लिए एक डेवलप की जाए, चाहे उसका परफॉर्मेंस कैसा भी हो, उसके भी मार्क्स हो। मेरा तो ये कहना है कि उसके भी मार्क्स हो, भाई इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, आ रहा है कि नहीं, और वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। तीसरा जो है, देखो विदेशों के अंदर पेरेंटिंग प्रोग्राम्स भी चलने लगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो पेरेंटिंग दादी नानी सिखा देती हैं। जब जो सोसाइटीज़ आगे बढ़ गई वहाँ पे ये ताना बाना टूट गया, हमारे भी कुछ स्तर पे टूटने लग गया है। नए नौकरी पेशा लड़का माँ बाप बन जाते हैं। तो पेरेंटिंग प्रोग्राम्स हमारी जो कल्चर के अनुरूप हैं वो डेवलप किए जाएं,
संयुक्त परिवार की स्ट्रेंथ को समाज पहचाने, और पेरेंटिंग प्रोग्राम्स किए जाएं। बड़ी बड़ी महिलाओं ने पेरेंटिंग पे बुक्स लिखी हैं, सुधा मूर्ति जी ने भी लिखी है। और आप ये देखिए, तीसरा जो कर सकते हैं, स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, क्योंकि एग्रेशन एक मेंटल हेल्थ का एक मुद्दा है, तो स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स भी इंडिया में डेवलप किए जाएं और उनको लागू किया जाए, और उनके थ्रू अर्ली आइडेंटिफिकेशन, बच्चों की सोशल स्किल ट्रेनिंग्स, एंगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स, वो टीचर्स को ट्रेनिंग देके उनके माध्यम से या पेरेंट ट्रेनिंग के माध्यम से की जाए। जी। तो डॉक्टर अखिलेश शर्मा, एडिशनल प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, पीजीआई चंडीगढ़, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, और जो हमारे दर्शक हैं, स्वस्थ जीवन में इनको आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, बच्चों में बढ़ती हुई आक्रामकता जो है, एग्रेशन जो बढ़ता हुआ है, उसको किस तरह से रोका जाए या उसका किस तरह से सुधार किया जाए, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अश्विनी, थैंक यू।